नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज एक बहुत ही खास मौका है बात करने का। आज रिमेटॉइड अर्थराइटिस डे है। तो जो अर्थराइटिस होता है, गठिया है, वो कितनी तरह का होता है और कैसे हम उससे सावधानी बरत सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर परमजीत सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में, और आप इंचार्ज क्लिनिक भी हैं, इंचार्ज भी हैं रूमेटोलॉजी क्लिनिक के। तो इसी का खास दिवस भी आज है। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ आज के दिन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आर्थराइटिस को हम लोग समझते हैं कि आर्थराइटिस क्या है और कितने तरह का होता है। आर्थराइटिस जैसे हड्डियों के बीच में जोड़ होता है, तो जोड़ों में कोई भी परेशानी हो जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है या जोड़ों में कोई खराबी हो तो उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो आर्थराइटिस कई तरह की आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था में लोगों के घुटनों में परेशानी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि गाड़ी चलती है तो टायर घिसते हैं, तो वियर एंड टीयर की वजह से जो परेशानी होती है उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऐसे घुटनों में, हिप जॉइंट्स में, स्पाइन में, कमर में दिक्कत होती है जो वो वृद्धावस्था में होती है। तो उसके लिए तो जैसे किसी किसी का वेट ज़्यादा है या किसी के घुटनों पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है या कोई घुटने जो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, वियर एंड टीयर की वजह से उनकी जो घुटनों के बीच में कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है। तो उसके घिसने की वजह से जो हड्डियों में आपस में घर्षण होता है उसकी वजह से दर्द होता है और उनका जो मूवमेंट है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, परेशानी होती है, दर्द रहता है। कई बार उनको जो है घुटने बदलने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि घुटने घिस चुके होते हैं, कार्टिलेज घिस चुकी होती है, तो कई बार उनको उसकी भी सलाह दी जाती है। तो एक तो ये एक ग्रुप हो गया हमारा, ब्रॉडर कैटेगरी हो गया, ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि वियर एंड टीयर की वजह से होता है। और यूजुअली ये ओल्डर एज ग्रुप में होता है। ये यंगर एज में भी हो सकता है, अगर किसी को पहले से कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से भी उसमें जल्दी हो सकता है। पर यूजुअली ये 50 की एज के बाद में होता है और वृद्धावस्था में होता है। इसको हम लोग वृद्धावस्था की आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज बोलते हैं, जो कि वियर एंड टियर की वजह से होती है। तो एक तो ये आर्थराइटिस होगी। दूसरा ग्रुप होता है हमारा आर्थराइटिस का, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स कि जोड़ों के अंदर सूजन आना, उनमें रेडनेस रहना और चलने में परेशानी होना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाना। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर कई तरह की आर्थराइटिस आती हैं। जैसे कि बच्चों में भी आर्थराइटिस हो सकती है, तो उसको हम लोग जैसे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, या पहले इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता था। तो 15 साल से कम एज के बच्चों को भी ऐसा हो सकता है। इसमें भी एक जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसको कि हम लोग एक जोड़ के इन्वॉल्वमेंट को मोनो आर्थराइटिस कहते हैं। और 2 से 4 जोड़ का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग ओलाइगो आर्थराइटिस कहते हैं। और उससे ज़्यादा जोड़ अगर इन्वॉल्व है तो उसको पॉली आर्टिकुलर बोलते हैं, कि बहुत सारे जोड़ इन्वॉल्व हैं। तो ये यंगर एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। तो इनका अवेयरनेस और इनका टाइम से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता रहेगा, सूजन लगातार बनी रहेगी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो जॉइंट में डैमेज हो सकता है यंगर एज में ही। यंग एज में ही जोड़ खराब हो सकते हैं। और इसलिए इसका अवेयरनेस और इसका टाइम से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट कराने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब हम आते हैं एडल्ट एज ग्रुप में, जो 15 साल से ऊपर की जो हमारी आर्थराइटिस है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका कि आज अवेयरनेस डे भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की आर्थराइटिस है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। और जो इसका एज ग्रुप है, जो इसकी जो जिस एज में ये होती है 30 से 60 के एज ग्रुप में। यूजली 30 से 60 के एज ग्रुप में होती है। और ये यूजली जो हाथ के जोड़ होते हैं, जो हाथ के हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। बाकी जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर की सुबह सुबह जो महिलाएं होती हैं उनको उठने में परेशानी होती है। सुबह सुबह बॉडी में जो है अकड़पन रहना, शरीर जकड़ा रहना। और धीरे धीरे जैसे ही वो सुबह उठने के बाद थोड़ा चलते फिरते हैं तो उनमें थोड़ा आराम मिलता है उनको। तो ये इसकी पहचान है कि सुबह उठने पे बॉडी में स्टिफनेस रहना, पेन बहुत ज़्यादा होना, और जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं वैसे वैसे पेन कम होता जाता है, नॉर्मल होता जाता है जैसे जैसे होता है। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती है, जैसे कि ऑफिस वाली कोई
ग्रैंड जो कहीं पे एक ऑफिस में काम करती हैं कोई महिला, तो सुबह सुबह उठ के उनका तैयार होने में बहुत परेशानी होती है। और धीरे धीरे करके जब वो दिन जैसी थोड़ा एक्टिविटी करती है तो उनका पेन और स्टिफनेस कम हो जाती है, सर इसका जोड़ों में सूजन आती है। इसका परसेंटेज कितना है? परसेंटेज जिसका हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो स्टडीज की गई अराउंड 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, बहुत कम है। 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है, मान ली 100 लोग हैं तो उनमें 1% में होती है। और सबसे कॉमन तरह की ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा जो दूसरी आर्थराइटिस हैं जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आती है, जैसे कि जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होती है, जो गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और उसका खान पान से ज़्यादा रिलेशन है। जैसे कि जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं, जिनको कोई और गुर्दे की समस्या है, उन लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होती है। जो गाउट या गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड वाली आर्थराइटिस है, जिसको क्रिस्टल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा एक और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिन लोगों को स्किन की बीमारी सोरियासिस होती है, उन लोगों को भी सोरियासिस वाले मरीजों को भी सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकती है। उनमें जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यूजली इसमें हैंड जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कमर के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और नीचे घुटने और एंकल जॉइंट और टखनों के जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गई। और एक और तरह की आर्थराइटिस होती है जो यंग फीमेल्स में होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड। तो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमारी उसमें एक बीमारी है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। उसमें क्या होता है कि सिर्फ जोड़ ही इन्वॉल्व नहीं होते, स्किन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। गालों पे तितली के आकार के लाल रंग के उसमें चकत्ते बन जाते हैं, धूप में जाने से जो बढ़ता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है इसमें। और सन एक्सपोज एरिया में रेडनेस हो सकती है, जोड़ों में सूजन आ सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं। तो हम लोग कहीं देखते हैं यंग लड़की है, उसको जो है बाल उसके झड़ रहे हैं, मुंह में छाले हैं, स्किन में रैशेस हैं, उसके गालों पे रेड कलर के रैशेस है, धूप में जाने से जो बढ़ते हैं। और कई बार ऐसी इस तरह की बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें गुर्दे का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और इसका गुर्दे पे भी प्रभाव पड़ता है। और कई बार यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है, सूजन आ जाती है शरीर में। तो समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये गुर्दे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जानलेवा भी हो सकता है। और इसमें कई बार ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म दैट साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, और नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकता है। तो आज जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे है, तो हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे ही करेंगे, क्योंकि जो सबसे कॉमन टाइप की आर्थराइटिस है वो, सर वो कॉमन है, आप तो कह रहे हैं 1% में होता है। 1% भी बहुत कॉमन है। अगर टोटल पॉपुलेशन का अगर हम लें तो 1% काफ़ी हो जाता है। अच्छा। बाकी आर्थराइटिस के मुकाबले जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो अगर हम 1% भी पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 1% भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इग्नोर नहीं किया जा उसको सकता। इग्नोर नहीं किया जा हर सकता। इंसान की अपनी एक अहमियत है। तो सर उसके अलावा आपने बहुत सारी बताई हैं, तो ये सब कैटेगरी जो बनी है, ये धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, इसके एडवांसमेंट्स हुए हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जैसे शुरुआत में देखा गया कि ये पहले तो हमें यही डिफरेंशिएट करना है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। और इसकी कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होती है। कि लोग, किसी रोगी को जब ये कोई परेशानी होती है तो एकदम से वो परेशान हो जाता है कि अब मेरे को ये बीमारी हो गई, तो उनके दिमाग में होता है कि ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब मेरे साथ ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो वो परेशान होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस होना नेचुरल भी है कि उनको ये बीमारी जब डायग्नोज होते हैं वो, कि उनको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, तो वो पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, मेरे को क्यों हुई। तो इसकी कोई एग्जैक्ट वजह तो नहीं कही जा सकती, पर जो स्टडीज़ में देखा गया है कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनाने वाली सेल्स हैं, वो अपनी अगेंस्ट में काम करने लगती हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो जैसे कि अपने ही अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडीज बनने लग जाए, अपने ही ऑर्गन्स को जब वो परेशान करने लग जाए, डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो उसकी वजह से इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि जो हमारा कोई वॉचमैन है या वो है, वो घर के ही लूटने लग जाए, खुद तो हमारी सेल्स ही हमारे लिए हमारे खतरनाक हो जाए, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो ये एंटीबॉडीज हमारी जो जॉइंट्स की साइनोवियल लाइनिंग सेल्स हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन कर देती है, सूजन आ जाती है, और धीरे धीरे करके उनका जो है कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है, जॉइंट डैमेज होने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी महिलाएं कई बार डिफॉर्मिटीज़ के साथ में आती हैं, उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, कई बार वो खाना भी नहीं खा पाती, क्योंकि उनका जो एल्बो जॉइंट है
यहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाती है, उनको खाना खाने में भी परेशानी होती है। अगर उनको खाना खाना हो तो उनका हाथ मुंह तक नहीं पहुँच पाता है। तो इवन इतनी गंभीर गंभीर समस्या भी हो सकती है कि अगर टाइम से ना इलाज किया जाए तो बहुत परेशानी होती है। जिस रोगी को होती है उसी को पता होता है कि इसको क्या क्या परेशानी होती है। उनको दरवाज़ा खोलने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है क्योंकि डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी हैं। इवन अपना साइन करने में परेशानी होती है, सुबह उठने में परेशानी, टॉयलेट जाने में परेशानी। तो हर तरह की दिनचर्या में लोगों को इससे परेशानी होती है। बिल्कुल, और ये यंग एज से शुरू हो जा रहा है तो ये और दिक्कत हाँ जी। है। तो ये मतलब 15 साल 40 के से बाद से भी स्टार्ट हो सकता है। 30 से 60 इसकी नॉर्मल एज है। लेकिन अगर उससे पहले स्टार्ट हो जाए या फिर उस एज में भी हो रहा है तो इससे जी। परेशानी होती है। सर, शुरुआती ऐसे क्या लक्षण दिखेंगे कि हम तुरंत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे? इसमें जो जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, यूजली इसमें कई सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। जब फुल ब्लोन कंडीशन होती है तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग पॉली आर्टिकुलर बोलते हैं कि बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व ना हो या एक ही जॉइंट से शुरू हो। शुरुआत में हो सकता है कि एक ही जॉइंट से उसकी शुरुआत हो। तो रोगी को सर्वप्रथम ऐसा होता है कि कमजोरी लगना, एकदम से हल्का बुखार रहना और जोड़ों में जो है सूजन आना, जोड़ों में सूजन आ जाना, हल्का बुखार रहना। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री से भी हमें कोरिलेट करना पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हमारी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जो कि यंग मेल्स में होती है, जो स्पाइन की डिजीज़ है, वो यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती है। वो एक HLA-B27 नामक एक जीन होती है जो उस फैमिली में चल रही होती है, तो उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कुछ जीन्स हैं, अगर किसी की फैमिली में तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस फैमिली में हो सकता है। और सुबह सुबह बॉडी में स्टिफनेस रहना और एक्टिविटी पे आराम मिलना, ये इसका एक लक्षण है जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मिलता है। तो इस तरह के लक्षणों से उसको पहचाना जा सकता है और इसके लिए आपको जो है स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि लोग अपने घरेलू उपचार करते रहते हैं या कहीं दिखाते रहते हैं, लोकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जब बीमारी बढ़ चुकी होती है तब जाके ये प्रॉपर जगह पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। तो इसलिए इसका इलाज समय पर करना ज़रूरी है। शुरुआत के 1-2 साल बहुत ज़रूरी है, अगर वो आप समय चला गया तो बाद में डिफॉर्मिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको अगर समय रहते ना कंट्रोल किया गया तो धीरे धीरे करके जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो जॉइंट्स के अगेंस्ट में काम कर रही होती हैं, वो जॉइंट्स को या बोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो डैमेज करती रहती हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहाड़ से बहुत सारे लोग आते हैं, तो महिलाएं होती हैं पहाड़ की, तो वो वहाँ पे जो लोकल ट्रीटमेंट है, कुछ लोग वो देसी दवाई देते हैं या कोई मेडिकल स्टोर से कोई अपना जो है स्टेरॉइड ले लिया उन्होंने, तो उससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। उन्हें लगता है कि एकदम से मैजिक हो गया हमको, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से इनमें आराम मिलता है। लेकिन लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन करने से एक तो वजन बढ़ता है, दूसरा जो है ये शरीर को नुकसान करता है, हड्डियां कमजोर करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है स्टेरॉइड खाने की वजह से, लंबे समय तक स्टेरॉइड खाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेट में अल्सर बन सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है। तो इस तरह की ये सारी समस्याएं जो है लंबे समय तक स्टेरॉइड खाने से हो सकती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जिसको हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। और आजकल नए एडवांसमेंट्स की वजह से कई सारी वर्ल्ड लेवल की न्यूअर मेडिसिन अवेलेबल है, बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। और कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो जिनको कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली हैं। लेकिन वो एक हमारी संस्था है जीव दया फाउंडेशन, जो कि एक समाज सेवी संस्था है, तो उसके द्वारा यंग पेशेंट्स के लिए ये हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, जो महंगी कॉस्टली मेडिसिन भी हैं, जो जिनको कि हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं, जो कि 40,000 या 50,000 की मेडिसिन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यंग पेशेंट्स को अवेलेबल है, जिनके की इनकम कम है, गरीब लोग हैं और जो यंगर एज ग्रुप के हैं, उनको ये जीव दया फाउंडेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। अच्छा, तो सर बहुत सी जानकारी आपने दे दी है। सर, रूटीन में आपके पास कितने पेशेंट आते हैं इसके, जैसे ओपीडी में, क्योंकि आप इसके इंचार्ज भी हैं, क्या लोग एग्जैक्ट किस डॉक्टर के पास जाना है इस बीमारी में, क्या उनको मालूम रहता है? नहीं, लोगों को मालूम नहीं रहता है कि इस डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए गठिया रोग विशेषज्ञ होते हैं, जिनको रोमेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। एक रोमेटोलॉजी अलग ब्रांच है जिसमें कि इससे संबंधित जो भी उपचार करना है उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हीं से मिल पाती है। तो लोग जो है अपना लोकल दिखाते रहते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। कई बार लोग पहाड़ों पे क्या करते हैं कि कुछ लोग दिल्ली से कोई आके झोला छाप डॉक्टर या अपने कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसको कुछ पुड़िया देते हैं उनको या कुछ गोलियां देते हैं उनको,
इवन अभी 2-3 दिन पहले ओपीडी में एक मरीज आई, उसने वो दिखाई गोलियां, ना तो डिब्बी पे को लिखा था कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, ना उस पर एक्सपायरी डेट है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। कई बार वो आयुर्वेदिक दवा के नाम पे स्टेरॉइड खिला रहे होते हैं, तो स्टेरॉइड तो खाने से जागरूक होने की जागरूकता जरूरत बहुत है जरूरी सभी है। लोगों को कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कम से कम इतनी न्यूनतम अवेयरनेस हमारे तो पास हो। कई बार रोगी को ये आयुर्वेदिक दवा बता के और उसमें स्टेरॉइड या दूसरी चीजें मिला के खिलाया जाता है, तो उससे रोगी को नुकसान होता है, वजन बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जो हमारा कैटरैक्ट है वो जल्दी हो जाता है। जी जी सर, ये पहाड़ में ज्यादा होती है, ठंडे इलाकों में क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सभी अच्छा। एरियाज में होती है, लेकिन पहाड़ पे क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, तो इसलिए वो लोग जल्दी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाते हैं, तो उनमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वे समय पर इलाज के लिए नहीं आ पाते हैं। शहर वाले तो फिर भी, या जिस यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है वो जल्दी दिखा लेते हैं, जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ पे फैसिलिटीज कम होने की वजह से और ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे ना मिल पाने की वजह से थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिले ट्रीटमेंट में कई बार पहाड़ के रोगी आते हैं, एक बार दिखाया, दोबारा उनको फॉलोअप आने में भी परेशानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिले होने की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस या सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी 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 सर, महिलाओं में इसका होने का कोई खास वजह कि पुरुषों के मुकाबले कुछ क्या? वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़्यादातर जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो फीमेल्स में ही ज़्यादा कॉमन है, अच्छा, ऐसा उसका देखा काम गया काज है। से कोई मतलब नहीं है नहीं, कि कामकाज से मतलब नहीं, ज्यादा? अच्छा। कामकाज से मतलब तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, हाँ कि जो अच्छा। घुटनों की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ओल्डर एज ग्रुप में होती है, जैसे घुट सीढ़ी ज़्यादा चढ़ रहे हैं, लोड ज़्यादा पड़ रहा है, या मांसपेशियां कमजोर हैं, या बार बार चोट लग रही है उसमें, तो वो तो हमारा वृद्धावस्था में होने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वो और है। सब हम चाहेंगे कि उस पर भी एक दिन आप बातचीत के लिए हमारे श्रोताओं के लिए जरूर आए। बिल्कुल। और बाकी ओल्ड एज जो एज में जो हो रहा है उस पर भी, मतलब जो भी आपने बताई इनमें से जो कॉमन कॉमन अर्थराइटिस हैं उस पर हम समय समय पर बात कर सकते हाँ हैं। जी। और कोई संदेश हो सर आज के दिन आपका, और बाकी इतनी सारी बातें आपने बताई हैं, और हमारे श्रोताओं के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का समय पर इलाज किया जाए, शुरुआती जो समय है जल्दी डायग्नोसिस बने, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए इसका, और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस है कि डिफॉर्मिटीज या हाथ पैर टेढ़े होने से बचा जा सकता है, और इसका पूरी तरह से उपचार अवेलेबल है। हालांकि इसका उपचार लंबा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों में यह बीमारी जड़ से भी चली जाती है, ट्रीटमेंट उनका बंद हो जाता है, अच्छा। लेकिन ज़्यादातर रोगियों में इलाज इसका लंबा लेना पड़ता है। कुछ दवाएं जो है हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरह की दवाएं लेनी पड़ती हैं, और पेन किलर या दूसरी स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अच्छा, समय इसे पर जड़ से उचित, खत्म किया जा सकता है जड़ से खत्म किया जा सकता है बहुत कम रोगियों में, लेकिन ज़्यादातर रोगियों में 1 या 2 दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके लंबा इसका इलाज लेना पड़ता है, बीच बीच में कुछ लिवर किडनी और बाकी कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं ओके जब ये दवाइयाँ चल रही होती हैं, जी लेकिन सर, इनका, इसका कोई टेस्ट भी होता है वैसे, हाँ ब्लड जी, टेस्ट के थ्रू या? इसका टेस्ट भी होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है रोमेटॉइड फैक्टर होता है, लेकिन वो जैसे 100 रोगी हैं अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो अराउंड वो 70% में पॉजिटिव आते हैं, 30 रोगी ऐसे भी होंगे जिनमें वो निगेटिव बताएगा, अच्छा, लेकिन होगा। लेकिन होगा उनको, तो इसलिए वो सिर्फ टेस्ट पे रिलाई ना करें, अपने प्रॉपर उसको रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसका कोई टेस्ट होता है, तो कई बार होता है कि रोगी को लगता है कि मेरा टेस्ट तो नेगेटिव है, मेरे को आर्थराइटिस कैसे है, तो ये इसका फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। 30% रोगी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी उनको आर्थराइटिस है, तो ऐसे रोगियों में ज़्यादातर होता है कि वो अपना ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं कि टेस्ट में तो मेरे को नहीं आया है, तो मैं अपना ट्रीटमेंट क्यों लूँ। इसलिए और भी टेस्ट हैं जो इसमें करवाए जाते हैं, एक्सरे करवाया जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए क्लिनिकल डॉक्टर को दिखाना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बाकी जो टेस्ट होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके फिर डायग्नोसिस बनाई जाती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता सर है। एक्सरे क्या हाथों का होता है या? हाँ जी, या इसमें और भी? हाथों का एक्सरे, घुटनों का एक्सरे, बाकी जॉइंट्स का, क्योंकि इसमें सबसे पहले हैंड जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हाथों का एक्सरे करा के उसमें चेंजेस देखे जाते हैं कि उससे रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके ओके सर, शहर में कितने रोमेटोलॉजिस्ट होंगे यहाँ पर, अगर कहें, मतलब काफी ज्यादा तादाद होती है नहीं, या रोमेटोलॉजिस्ट कम, ज़्यादा काफी नहीं कम है, होते क्योंकि हैं? ये एक रेयर ब्रांच है और बहुत ही कम इसकी सुपर स्पेशलिटी की सीट्स हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कि एम्स ऋषिकेश में इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, तो एम्स ऋषिकेश में पूरी टीम है इसके लिए, और देहरादून में भी हैं 2-3 रोमेटोलॉजिस्ट, और कुमाऊं में यहाँ पे हमारे एक रोमेटोलॉजिस्ट जो देहरादून से आते हैं, ओके और एक हमारे मेडिकल कॉलेज में, मैं स्वयं यहाँ से पिछले 2009 से यहाँ पे रोमेटोलॉजी क्लिनिक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जी 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 और मैंने स्वयं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से इसकी ट्रेनिंग ली है, सीनियर रेजिडेंसी की है मैंने वहाँ पे। ओके तो सर ये जो फीसद 1% आपने बताया, ये क्या बढ़ रहा है?
हमारी जो जीवन शैली जिस तरह से बदली है, क्या कुछ बदलाव आया है इसमें? ये जीवन शैली वाला तो वैसे वो होता है जो ओल्ड एज वाला है। हम्म। इसमें तो ऑटोइम्यून डिजीज वाला है, तो इसकी परसेंटेज 0.8 to 1% के आसपास है। ओके। तो जीवन शैली से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि समय पर इसका डायग्नोसिस किया जाए और समय पर उसका उचित इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट डिले ना किया जाए इसमें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। कई लोग शुरुआत में जो है कोई दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग पद्धति अपनाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता उससे है और बिगड़ डिफॉर्मिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। कई लोग क्लेम करते हैं कि हम आपका जड़ से ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे सभी रोगी घूम फिर के फिर आते हैं, उनको जो है बाद में कॉम्प्लिकेशन और बढ़ चुकी होती हैं। जी जी तो जी ऐसे बहकावों में ना आए और समय पर उचित इलाज करवाएं अपना। जी। सर, हॉस्पिटल के द्वारा कोई कैंप लगवाए जाते हैं कभी अवेयरनेस के इसको लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी है हाँ जी, कि इसके हम। लिए कैंप लगाए जाते हैं कई। अपना जो है जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, अल्मोड़ा भी हमने कैंप लगाया था इसके लिए। ओके तो ओके। अलग तो समय समय पर इसके कैंप लगाए जाते हैं। जी जी। अभी पीछे भी अपना इधर भीमताल एरिया में भी कैंप लगा था। हम लोग बीच बीच में जो अवेयरनेस कैंप्स होते हैं वो चलते रहते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। आज आपकी ओपीडी थी और डॉक्टर साहब की ओपीडी बहुत लंबी चलती है, लगभग 3:30-4 बज जाते हैं, और डॉक्टर साहब इतना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे दर्शक श्रोता फिर आपका इंतजार करेंगे किसी अगले टॉपिक के लिए। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप अंत तक इस कार्यक्रम में बने रहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमने इस रेडियो के माध्यम से पहुंचाई है। तो अगर आप इस तरह के बहकावे में या ऐसे इस तरह के इलाज में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाएं और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल्स में जाएं, अपने सही शहर के रियूमेटोलॉजिस्ट को आप पहचानें, ढूंढें और उन तक पहुंचे सही वक्त पर। ऐसी हम उम्मीद करेंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर परमजीत सिंह सर के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।